नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज के एक परिचय पॉडकास्ट में हम लेकर आए हैं एक ऐसे अद्भुत कथाकार की कहानी जिन्होंने अपने कलम से हमारे दिलों पर राज किया है। वे हैं मुंशी प्रेमचंद। हिंदी उपन्यासकारों में मुंशी प्रेमचंद सबकी दृष्टि को अनायास अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे सामने आते हैं और अपने चारों ओर के समाज से विभिन्न कथानकों का चयन करके उन्होंने जिन विविध कहानियों और उपन्यासों की रचना की है वह युग युग हिंदी साहित्य की अमर निधि रहेंगे। वस्तुतः वह सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही थे। उनका पालन पोषण किसी समृद्ध वातावरण में नहीं हुआ। अभावों में पलते हुए उन्होंने जीवन के विविध संघर्षों पर विजय प्राप्त की और निस्वार्थ भाव से साहित्य साधना में लीन रहे। धन के आकर्षण की ओर कभी ललायत न थे। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व एक कर्मठ एवं साहसी जीवन का परिचायक था। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में बनारस के समीप लम्हे नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनके पिता मुंशी अजायब राय लम्हे गांव में ही एक डाक मुंशी थे। प्रेमचंद जब 7 साल के थे तब उनकी माता श्रीमती आनंदी देवी का भी स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार प्रेमचंद बाल्यावस्था में ही माता के वात्सल्य से वंचित हो गए। 5 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद ने एक मौलवी से उर्दू पढ़ना प्रारंभ किया। गरीबी और पिता की स्थान स्थान पर बदली होने से उनकी शिक्षा सुचारू रूप से ना हो सकी। 12 वर्ष की आयु होते होते प्रेमचंद उर्दू के उपन्यासों को पढ़ने में तल्लीन हो गए और तंबाकू के एक व्यापारी के लड़के के साथ बैठकर वो घंटों तक तिलस्म होशरुबा की मनोरंजक कथा पढ़ने लगे। निर्धनता की चिंता न करके उन्होंने 1895 ईस्वी में बनारस में हाई स्कूल की पढ़ाई ग्रहण करनी शुरू की। स्कूल में उनकी फीस माफ़ कर दी गई। वह सवेरे लम्हे से बनारस पैदल आते और स्कूल पढ़ते, शाम को एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाते और रात लम्हे चले जाते थे। इस प्रकार संघर्ष करते हुए उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। कुछ दिनों के बाद वे इंटरमीडिएट और बीए की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर ली। पारिवारिक दृष्टि से भी प्रेमचंद की स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी। उनकी 3 बहनें थीं, उनमें से 2 का देहांत हो गया। उनकी माँ प्रायः रोगग्रस्त रहती थी। 7 वर्ष की अवस्था में ही माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, किंतु सौतेली माँ अपना सा व्यवहार देने में असमर्थ थी। प्रेमचंद जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया। उनकी बाल्यावस्था तो निर्धनता और संघर्षों में बीती थी। वैवाहिक जीवन भी दुखद रहा। वस्तुतः उनके विवाह के लिए सौतेली माँ के पिता ने लड़की पसंद की थी जिन्हें प्रेमचंद और उनके पिता ने देखा नहीं था। पहला विवाह प्रेमचंद का नहीं चल पाया। सन 1905 ईस्वी में उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों की चिंता न करके अपनी चाची तथा अन्य संबंधियों का विरोध को सहते हुए भी एक विज्ञापन के आधार पर बाल विधवा युवती श्रीमती शिवरानी देवी से विवाह कर लिया। शिवरानी के साथ उनका दाम्पत्य जीवन आनंदपूर्वक बीता। वह स्वयं विदुषी थी। आगे चलकर एक सफल कहानी लेखिका भी रही। सन 1896 ईस्वी में प्रेमचंद के जीवन में पुनः परिवर्तन आया। सन 1899 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल में 18 रुपये मासिक वेतन पे उन्हें अध्यापक नियुक्त किया गया और कुछ वर्ष पश्चात सन 1908 ईस्वी में वह जिला हमीरपुर के अंतर्गत महोबा में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सब इंस्पेक्टर बन गए। इंस्पेक्टर के रूप में उन्हें तमाम जगहों दौरा करना पड़ता था, किंतु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उनके लिए अधिक घूमना फिरना संभव न रहा और इसी कारण सन 1915 ईस्वी में उन्होंने बस्ती जिले के सरकारी विद्यालय में अध्यापक की वृत्ति पुनः स्वीकार की। अनेक वर्षों की नौकरी से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सरकारी सेवा में रहते हुए वह निर्भीकतापूर्वक अपने राष्ट्रीय विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ थे। अतः सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र देकर काशी विद्यापीठ के विद्यालय में
प्रधानाध्यापक बनना स्वीकार कर लिया, किंतु 1 वर्ष पश्चात उसे भी छोड़कर वो पुनः अपने गांव लम्ही लौट आए। सन 1924 ईस्वी में अलवर नरेश ने अन्य सुविधाओं के साथ साथ 400 रुपये मासिक पर उन्हें अपने राजमहल में आमंत्रित किया। साथ ही प्रेमचंद के यश को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय साहब की पदवी देनी चाहिए थी। आदर्शवादी एवं निर्भीक लेखक प्रेमचंद ने उसे भी नहीं स्वीकारा। ब्रिटिश सरकार प्रेमचंद की निर्भीक विचारधारा की लोकप्रियता रोकना चाहती थी और इसी कारण उनके कहानी सोजे वतन की सभी प्रतियां जला दी गई, किंतु प्रेमचंद ने हार नहीं मानी और जब यह अनुभव किया कि सरकारी नौकरी और राष्ट्रीय विचारों की अभिव्यक्ति साथ साथ नहीं चल सकती, तब वे नौकरी छोड़ दी और छोटी सी प्रेस की स्थापना करके जागरण तथा हंस नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन प्रारंभ किया। सन 1934 ईस्वी में ही मुंबई की एक फिल्म कंपनी के आमंत्रण पर वह 8,000 रुपये वार्षिक का अनुबंध करके वहां चले गए। फिल्म में लिखी जाने वाली कहानियों की विचारधारा से असहमत होने के कारण 1 वर्ष पश्चात वहां से वे लम्ही लौट आए और इसके पश्चात वे कहीं नौकरी नहीं की। प्रेमचंद मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, बाल साहित्य, जीवनी तथा हंस एवं जागरण पत्रिकाओं के संपादकीय रूप में लिखी गई असंख्य टिप्पणियों एवं लेखों के माध्यम से हिंदी को अपने विविध विचार प्रदान किए हैं। इनमें से उनका उपन्यासकार, कहानीकार तथा समालोचक का रूप तो अधिक प्रबल रहा है। उपन्यासकार के क्षेत्र में उन्होंने हिंदी साहित्य को कई लोकप्रिय एवं प्रभावशाली उपन्यास प्रदान किए हैं, जैसे प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान, मंगलसूत्र। कहानीकार के रूप में प्रेमचंद मानसरोवर के 8 भागों में संकलित लगभग 300 कहानियों द्वारा हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। समालोचन तथा सामयिक विषयों के चिंतन की दृष्टि से भी उन्होंने असंख्य लेख लिखे थे। पत्रिकाओं में फुटकर रूप में बिक्री होने के कारण हिंदी के अधिकांश पाठक प्रेमचंद के इस रूप से अपरिचित थे। सन 1936 ईस्वी के जून मास में प्रेमचंद के पेट में अचानक पीड़ा होने लगी और खून की उल्टी आई। धीरे धीरे वो दुर्बल होते गए, किंतु साहित्य साधना से विचलित नहीं हुए और इसी अवस्था में गोरकी की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा में भाषण दिया तथा अपने उपन्यास मंगलसूत्र की रचना प्रारंभ की। मृत्यु से 1 दिन पूर्व रोगशैया पर लेटे लेटे उन्होंने जैनेन्द्र से साहित्यिक गतिविधियों के विषय में विचार विमर्श किया। यह उनके जीवन की अंतिम साहित्यिक चर्चा थी और इस प्रकार जीवन और जगत से संघर्ष करते हुए मानवीय विचारधारा के संपोषक, शोषित तथा उपेक्षित जनसमूह का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदी के अनन्य साहित्य सेवी उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इस नश्वर संसार से विदा लेकर साहित्यावकाश में सदैव के लिए अमर हो गया। इस प्रकार प्रेमचंद का जीवन संघर्षों और अभाव की कहानी है। नौकरी का अस्थायित्व उन्हें कभी ना मिल सका, फिर वो कभी निराश ना हुए। उनका जीवन सरल और सात्विक था। जो मिला वे उसी में संतुष्ट रहते थे, तब निरंतर साहित्य साधना में लीन रहे। वस्तुतः महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कविवर निराला की मृत्यु पर जो उद्गार व्यक्त किए थे, वही उद्गार यहाँ भी कही जा सकती है। आने वाली पीढ़ियाँ इस महान कलाकार के प्रतिभा के बारे में कितनी कल्पनाएं करेगी, किंतु वो उसके सरल, निष्कपट, उदार जीवन की झांकी कहाँ पा सकेगी। उनकी साहित्य प्रतिभा की भांति उनकी महामानवता भी साधारण मानदंड के माप से बाहर की चीज़ है। आज के एक परिचय पॉडकास्ट में इतना ही। इसी तरह के और रोचक परिचयों के लिए हमारे साथ बने रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एक परिचय पॉडकास्ट के नए अंक में। धन्यवाद।